चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का स्टैंडर्ड देख रहे थे आप लोग, और हमारे पास IFRS 15 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए जो प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल था, उसमें से 4 स्टेप्स हमने कंसेप्चुअली और 3 स्टेप्स हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ कवर किए थे। लास्ट क्लास के एंड में हमने स्टेप 4 के हवाले से कुछ डिस्कशन की थी, उस डिस्कशन का क्विक रिकैप करते हैं और स्टेप 4 के हवाले से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2 था हमारे पास आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। स्टेप 3 था हमारे पास डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। स्टेप 4 है हमारे पास अलोकेट द ट्रांजिशन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जितनी सारी ट्रांजिशन प्राइस है, उस टोटल ट्रांजिशन प्राइस को हम कॉन्ट्रैक्ट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे अलोकेट करेंगे, हर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में। और लास्ट स्टेप होगा हमारे पास रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। अब स्टेप 4 में हमने कुछ बातें डिस्कस की थी कि जब भी हमारे पास स्टेप 4 अप्लाई होने लगेगा, एलोकेशन ऑफ ट्रांजिशन प्राइस की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई की है, क्या इनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल है या नहीं, क्या इनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस रेडीली अवेलेबल है या नहीं। अगर तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, बहुत अच्छी बात है, एलोकेशन उस बेसिस पे हो जाएगी। लेकिन अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल ना हो, तो फिर इस केस में हम हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एस्टिमेट कर रहे होंगे। अब एस्टिमेट्स के लिए हमें मल्टीपल इनपुट्स, जिसमें मार्केट सर्वे, कस्टमर फीडबैक, कस्टमर की विलिंगनेस, कस्टमर की एबिलिटी, कंपटीटर की प्राइस, कंपटीटर की प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी, इन सारी चीजों को अकाउंट फॉर करना होगा और हम कोई ना कोई प्रॉपर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एस्टिमेट कर रहे होंगे। अब एस्टिमेशन के लिए हमारे पास IFRS 15 हमें 3 मेथड्स प्रोवाइड करता है। नंबर 1 इज मार्केट असेसमेंट अप्रोच, नंबर 2 इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्जिन अप्रोच, एंड नंबर 3 इज रेसिडुअल वैल्यू अप्रोच। सर मार्केट असेसमेंट अप्रोच में हम मार्केट से रिलेटेड इनपुट्स को मैक्सिमम यूज कर रहे होते हैं, मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कोई ना कोई प्राइस एस्टिमेट करता है। हम ये देखते हैं कि हमारा कंपटीटर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट और हमारी प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी से क्या डेफिशिएंसी है, कस्टमर प्रोडक्ट के लिए कितना विलिंग, कितनी एबिलिटी रखता है पे करने की, और डिफरेंट मार्केट इंफॉर्मेशन के माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स को देखते हुए हम कोई ना कोई प्राइस एस्टिमेट कर रहे होंगे। दूसरा मेथड अवेलेबल था हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्जिन अप्रोच। सर एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्जिन अप्रोच में क्या होगा कि आप जो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपने प्रोवाइड करनी है, आप ये देखोगे कि इसको प्रोवाइड करने में हमारी कंपनी की एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी लग रही है, उसमें कोई भी एंटिटी स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक मार्कअप मार्जिन ऐड करके हम कोई ना कोई स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस वर्कआउट कर रहे होंगे। और लास्ट अप्रोच हमारे पास, लास्ट मेथड अवेलेबल था हमारे पास रेसिडुअल अप्रोच। ये मजबूरी में इस्तेमाल करेंगे। मजबूरी में कहने का मतलब है उस वक्त जब मार्केट असेसमेंट अप्रोच या एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्जिन अप्रोच इस्तेमाल ना हो सके। ये पॉसिबल कब होगा, जब या तो हमारी प्राइस हाईली वेरिएबल होगी या प्राइस डिटरमाइन ही नहीं होगी, पहली बार कोई प्रोडक्ट लॉस वगैरह किया जा रहा है। ये तीनों मेथड्स को इसी प्रायोरिटी में, इसी सीक्वेंस में यूज करना है। पहले हमारी कोशिश होगी कि हम मार्केट असेसमेंट अप्रोच इस्तेमाल करें, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्जिन अप्रोच, और अगर वो पॉसिबल ना हो तो फिर हम रेसिडुअल वैल्यू अप्रोच देखेंगे। सर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं स्टेप 4 के ऊपर। अगर हम अपने पास IFRS 15 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आए, और क्वेश्चन नंबर 23 पर आए। सर रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 23, आप खुद सॉल्व करेंगे। कहता है Brilliant Limited manufactures and sells plastic card printing machine with laminators. A machine specific card printing software is provided as a must part of the printing machine. BL also sells plastic card imported from Thailand. एक कंपनी है ब्रिलियंट लिमिटेड के नाम से जो कि प्लास्टिक कार्ड मैन्युफैक्चर और सेल करती है और साथ में लैमिनेटर्स भी। कह रहे इस मशीन को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो कि मस्ट पार्ट इस मशीन को चलाने के लिए, और जो प्लास्टिक कार्ड हम सेल कर रहे हैं ना वो हम थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं। BL agreed to supply the following to proud learners, a countrywide school network: 5 card printing machines, 8 laminators, 1 lakh plastic cards. Sorry, 15 card printing machines, 8 laminators और 1 लाख प्लास्टिक कार्ड। कह रहे ये 3 चीजें हमने कस्टमर को सप्लाई करनी है, कुछ चीजें हमारे स्टॉक में अवेलेबल है, कुछ चीजें हमें 30 दिन का टाइम लगेगा। A lump sum price of 9.2 million for the total contract has been agreed between the BL and the school network. Cost and list price of the goods are as follow.
कह रहा है इन सारी चीजों के हमने 9.2 मिलियन डिसाइड किए और हमारे पास इन चीजों की इंडिविजुअल प्राइसिंग में आपको कहता है कि कार्ड प्रिंटिंग मशीन आपको 4 लाख रुपए की पड़ती है, लेमिनेटर आपको 2 लाख रुपए का पड़ता है और ये दोनों आप 8 लाख रुपए की सेल करते हैं। प्लास्टिक कार्ड 5 रुपए का खरीदते हैं, 12 रुपए का सेल करते हैं आम हालात में। कहते हैं BL does not sell printing machine without laminators. However, in order to get this order, BL went against its policy. There is another supplier of imported card printing machine of almost similar specification. This supplier sells the machine at 7,50,000. कह रहे आम हालात में हम मशीन और लैमिनेटर्स को सेपरेटली सेल नहीं करते थे, लेकिन चूंकि हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था हम अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट चले गए। कह रहे एक और सप्लायर है मशीन का जो कि मशीन 7.5 लाख रुपए की बेचता है। In the most recent survey, printing machine of BL has been given 7 out of 10 point as against 9 out of 10 given to the competitors imported machine. There is no supplier of laminator in the market. और एक सर्वे से पता चला कि कंपटीटर की प्रोडक्ट को 10 में से 7, कंपटीटर की प्रोडक्ट को 10 में से 9 और आपकी प्रोडक्ट को 10 में से 7 मार्क्स मिल रहे हैं। आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बहुत आसान सा सवाल है सर, खुद ही सॉल्व कर लें इसे। चलिए सर मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 23। पहले तो ये कि हमारे पास इस सवाल में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी हैं? सर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हमें फेस पे नजर आ रही है, लेकिन अगर आप पहला पैरा नोट करें तो इसमें ये सॉफ्टवेयर की भी तो बात कर रहा था। तो सॉफ्टवेयर एक मस्ट पार्ट है मशीन को यूज करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट नहीं करता। हमारे पास 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। सर हमारे पास 15 मशीन्स, 8 लैमिनेटर्स और 1 लाख कार्ड। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस हमें बता दी है, दैट इज 9.2 मिलियन। लेकिन इस 9.2 मिलियन को मुझे इन तीनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट करना है और एलोकेशन के लिए हमें चाहिए इनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। सर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आई गेस कार्ड की अवेलेबल है हमारे पास, कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कार्ड की अवेलेबल है हमारे पास 12 और 1 लाख कार्ड है। तो 1 लाख इंटू 12 लाख रुपए। प्रिंटिंग मशीन की भी आई गेस के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के लिए इन्होंने हमें मार्केट असेसमेंट अप्रोच का डाटा दिया है। सबसे पहले जो हमारे पास प्रिंटिंग मशीन है, इन्होंने बताया कि जो कंपटीटर है इसकी प्राइस है 7.5 लाख और इसकी प्रोडक्ट को 10 में से 9 मार्क्स मिलते हैं, हमारी प्रोडक्ट को 10 में से 7 मार्क्स मिलते हैं। तो मैं कंपटीटिव प्राइस यूं वर्कआउट कर सकता हूं कि 7.5 लाख इंटू 7/9 583,333 यही है 583,333 और 15 मशीन है तो इनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 583,333 8750,000। अब लैमिनेटर्स बचे तो 9.2 मिलियन में से दोनों माइनस कर दें। क्या करें सर? लैमिनेटर्स की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो 9.2 में से अगर ये दोनों माइनस करते तो उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आ जाएगी। नहीं सर, ये वाला काम मत कीजिएगा कि 9.2 से आपने ये तो माइनस करके इसकी बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट कर ली, बल्कि शायद नेगेटिव ही आ जाएगा। तो वैसे तो नेगेटिव ना भी आ रहा होता तो रेजिडुअल वैल्यू मेथड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू मेथड हम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पे आप मार्केट असेसमेंट या एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्जिन अप्रोच वर्कआउट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मेरे पास इतना डाटा है कि मैं लैमिनेटर्स की प्राइसिंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप से भी वर्कआउट कर सकता हूं। कैसे? देखिए इन्होंने मैं ये बताया है कि हम आम हालात में 4 लाख रुपए की मशीन, 2 लाख रुपए का लैमिनेटर, यानी कि 6 लाख रुपए की चीज को 8 लाख रुपए में बेचते हैं। तो मैं अपना मार्कअप कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं अपनी कंपनी का मार्कअप कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? 2 लाख का प्रॉफिट करता हूं मैं 6 लाख रुपए की चीज पे, तो हमारे पास 30.33% इज द प्रॉफिट मार्कअप।
सर अगर मैं लैमिनेटर की कॉस्ट वर्कआउट करूं तो लैमिनेटर की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख को मैं अपने इस प्रॉफिट मार्कअप से इंक्रीज कर देता हूं 266,667। ऐसा ही है। तो सर हमारे पास लैमिनेटर्स की भी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आ गई 266,667 into 8। समझ नहीं आ रहा। कौन सी वाली बात शाहरुख? ये देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करने के 3 मेथड्स अवेलेबल है। मार्केट असेसमेंट अप्रोच, जो कि मैंने प्रिंटिंग कार्ड मशीन के केस में इस्तेमाल करा। हमारा कंपटीटर सिमिलर मशीन बेच रहा है 7.5 लाख, लेकिन कंपटीटर की प्रोडक्ट की जो रैंकिंग है ना वो हमारे से 2 स्टेप्स आगे। तो मैंने 7.5 लाख को बेसिकली एडजस्ट करके अपने प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस एस्टिमेट की 583,333। अब लैमिनेटर की वजह से इन्होंने मार्केट असेसमेंट अप्रोच का कोई डेटा नहीं दिया। इन्होंने ये बताया कि आप पास्ट में लैमिनेटर और मशीन 2 लाख का लैमिनेटर और 4 लाख की मशीन, यानी कि दोनों चीजें 6 लाख रुपए की मार्केट में बेचता है 8 लाख रुपए का। यानी कि मैं इस 6 लाख की कॉस्ट पे मैं 2 लाख का प्रॉफिट चार्ज करके 8 लाख का बेचता हूं। 2 लाख का मैंने एक प्रॉफिट मार्कअप कैलकुलेट कर लिया और मार्कअप को मैंने सिर्फ लैमिनेटर की कॉस्ट में ऐड ऑन किया तो सॉर्ट ऑफ अ लैमिनेटर के पोर्शन की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस वर्कआउट कर ली। सर हम ऐसा कर सकते थे कि ये जो 8 लाख है इसको हम कॉस्ट की परसेंटेज में डिवाइड कर लेते और फिर उसके बाद ये 9.2 में से 1.2 हटाकर जो बच जाता वो उसको एलोकेट कर देते। नहीं, ये माइनस करके हटा कर, ये जो तुम कह रहे हो तुमने रेसिडुअल वाली अप्रोच इस्तेमाल करती है ना, तो वो बहुत ही रेयर circumstances में इस्तेमाल होगा जब 2 केसेस में, जब प्राइस हाईली वेरिएबल हो या प्राइस अनसर्टेन। सर लास्ट स्टेप कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस है इसे एलोकेट कर दें तीनों के स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के रेशियो में। 9.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8750,000 डिवाइडेड बाय दीस 3। इसका टोटल कितना है तीनों का? 120 सर तो ये तो इतने सारे डिजिट हो गए, एक कम कर दो 6 62,069 1624 913 कितना था? 6661 आखिरी भी 6 है। तो ये आसान सा सवाल सर कॉपी कर लेते फिर हम आगे बढ़ते हैं।